प्रीवियस वीडियो है उसी के साथ है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर हमें अपना एक प्लांट एसेट डिस्पोज करना पड़े या सेल करना पड़े तो उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है या उसको हम कैसे कह लीजिए कि रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये हमने देखा था। अभी जो हम कह लीजिए कि ये डिस्कस करेंगे ये भी उसी तरह का टॉपिक है, लेकिन सिर्फ इसमें चेंज क्या है कि अभी जो हम एसेट अपना सेल करते हैं इसको हम सेल करते हैं एक और एसेट के अगेंस्ट, मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं। सिंपली हमारे पास क्या होता है कि एसेट होता है, उसको हम एक और एसेट के साथ जो है वो क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं उसके साथ। जो पहले केसेस थे इनमें और उनमें डिफरेंस क्या है कि उसमें हम कैश रिसीव कर रहे होते थे या कैश रिसीव नहीं करते थे, जबकि इसमें क्या है कि हम अपना एसेट जो है वो एक और प्लांट एसेट के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। अब एक्सचेंज में आपके पास दो केस आ सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि आपको जिस तरह का एसेट आप दे रहे हैं उसी तरह का मिल जाए, जैसे आप अपना कंप्यूटर किसी को सेल करें उसके अगेंस्ट कंप्यूटर ही ले लें, एक्सचेंज कर लिया, मोबाइल के अगेंस्ट मोबाइल ले लिया, मशीन के अगेंस्ट मशीन आ गई, प्लांट के अगेंस्ट प्लांट आ गया। तो हो सकता है कि जो आप प्लांट एसेट अपना कह लीजिए कि एक्सचेंज कर रहे हो वो सिमिलर हो, और ये भी हो सकता है कि वो सिमिलर ना हो, वो डिफरेंट हो एक दूसरे से। तो फॉर एग्जांपल आप हो सकता है प्लांट की जो कह लीजिए कि एक्सचेंज फर्नीचर के साथ कर रहे हो या लैंड के साथ कर रहे हो मशीन को एक्सचेंज, तो सो ऑन, ये डिफरेंट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं जी कि इनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। प्लीज ये भी उसी तरह का केस है जैसा हम प्लांट को सेल करते वक्त या मशीन को इक्विपमेंट को सेल करते वक्त या डिस्पोज ऑफ करते वक्त करते थे, सेम उस तरह से। चेंज क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें एक नया एसेट साथ मिल रहा होता है, एक्सचेंज का केस है ना। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल आप गिवन एक क्वेश्चन क्या है, कहता है लेट्स एक्सचेंज an old automobile for a new one with a fair market value of $40,000। तो नई ऑटोमोबाइल या नया एसेट जो है वो आप कह लीजिए कि लेना चाह रहे हैं एक्सचेंज के साथ, यानी कि ये आपको मिलेगा। तो अब जो नया आप यहाँ पर कह लीजिए कि ऑटोमोबाइल या नया प्लांट एसेट लेंगे उसकी कॉस्ट कितनी है, 40,000। तो न्यू चूंकि बिजनेस में इन होगा, ये जो न्यू है 40,000 वाला, ये बिजनेस में क्या होना है, इन होना है। तो वही अकाउंटिंग के रूल्स जो डेबिट क्रेडिट के रेलेवेंट हैं, अगर कोई एसेट इंक्रीज हो रहा हो तो उसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या शो किया जाता है, डेबिट। तो इसलिए जब एक्सचेंज होगा तो ये 40,000 आपका डेबिट शो होगा, ठीक है। और आगे कहता है द ओरिजिनल ऑटोमोबाइल कॉस्ट $30,000, और जो का मतलब है जो पहले है जिसको आपने एक्सचेंज करना है, जो आप कह लीजिए कि एक्सचेंज के तौर पर दूसरे पर्सन को प्रोवाइड करेंगे। तो ये 40 वाला ले लेंगे, 30 वाला आप दूसरे पर्सन को जिसके साथ भी आपकी एक्सचेंज की डील तय हो रही है। एंड हैज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 12,000। तो ये जो 30,000 जिस एसेट की कॉस्ट है वो कितना यूज हो चुका है, 12,000 चुका है, यानी कि 30,000 उसकी कॉस्ट थी और उसकी अक्यूमुलेटेड 12,000। तो यहां से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, अगर करना चाहूं तो बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो कितनी है, 12,000। तो 30 में से 12,000 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 18,000। यानी कि जो पुराने वाली ऑटोमोबाइल है उसकी अगर बुक वैल्यू चेक की जाए तो वो कितनी मिलती है, 18,000 टू द डेट ऑफ एक्सचेंज फाइन। अब 18,000 बुक वैल्यू, इस 18,000 से पता चलेगा हमें कि हमें गेन होगा या लॉस होगा। डेफिनेटली अगर 18,000 से हमें ज्यादा वैल्यू रिसीव हो तो गेन होगा, और अगर कम इसकी वैल्यू कंसीडर हो तो लॉस होगा। अब कहता है अ ट्रेड इन अलाउंस, यानी कि इस एसेट को जिसकी कॉस्ट 30 है और अक्यूमुलेटेड 12 है, उसके लिए आपको अलाउंस, इसकी कंसिडरेशन, इसकी वैल्यू कितनी पुट की जा रही है,
19,000 है, उसके कितने बुक वैल्यू आपके रिकॉर्ड में 18, जबकि आपको उसके अगेंस्ट कितना रिसीव हो रहा है, कितने में ये कंसिडर किया जा रहा है 19 में। तो सोचिए जरा आपको यहाँ पे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। डेफिनेटली आपका आंसर यही आ रहा होगा कि गेन हो रहा है कि 18,000 इसकी बुक वैल्यू है और अलाउंस कितना मिल रहा है इसके अगेंस्ट 19,000। तो $1,000 आपको एक्सेस इसकी जो कह लीजिए कि या एडिशनल इसकी वैल्यू रिसीव हो रही है। तो $1,000 आपके पास यहाँ पर ट्रेडेड अलाउंस आ गया, इज रिसीव्ड एंड द कैश। डेफिनेटली आप हाई वैल्यू का एसेट जो है वो रिसीव कर रहे हैं तो आपको रिमेनिंग अमाउंट कैश में पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे केस देख लें, ये 40,000 नया एसेट जो है आप एक्सचेंज में ले रहे हैं, पुराना एसेट कितने में कंसिडर हुआ 19 में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नया एसेट कितने का आप एग्री कर रहे हैं $40,000 का, पुराना एसेट कितने का कंसिडर हो रहा है 19 का। वो अलग बात है आपके कागजों में वो 18 है, लेकिन आपके लिए वो कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है जब मार्केट में ऑफर किया गया, जब एक्सचेंज के लिए ऑफर किया गया 19,000 वैल्यू उसकी पुट हुई। तो समहाउ 40 का आप रिसीव कर रहे हैं और आपका एसेट कितने में वो अपने पास रख रहा है 19 में। तो 40 और 19 का डिफरेंस कितना है 21,000। जो उसने कहा है ना द बैलेंस इज पेड इन कैश, तो बैलेंस कितना कैश का पे करेगा वो 21,000। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे होगी, या इसकी ट्रांजैक्शन को देखते हैं कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसकी ट्रांजैक्शन बहुत ही सिंपल होगी जी। क्या है, जो नया एसेट परचेज किया जा रहा है, ये जो नया एसेट एक्सचेंज में आप रिसीव कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा। तो ऑटोमोबाइल न्यू देखिए डेबिट हो रहा है 40,000 से। उसी तरह जैसे पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करते थे, डेबिट हो जाएगी। और ये ओल्ड की है, नया तो अभी आपने रिसीव किया है। नई ऑटोमोबाइल की डेप्रिसिएशन तो अभी है ही कोई नहीं है, तो इसलिए उसको मैं डेबिट कर नहीं सकता। इसलिए अब मेरे बिजनेस में नहीं है, जिस बिजनेस से मैंने लिया है उसके पास अगर है तो वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में उसको रिकॉर्ड कर रहा होगा। मुझे देखना है कि मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या ये एसेट यूज हुआ है कि नहीं हुआ। तो मेरे पास तो अभी यूज नहीं हुआ, तो इसलिए मैं पुराने एसेट की ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर सकता हूं। पहले भी डेबिट होती थी, अभी डेबिट हो रही है। दूसरी बात, आपके पास जो पुराना एसेट था उसकी कॉस्ट कितनी थी, देखिए 30,000। पहले भी हम पुराना एसेट क्रेडिट कर देते थे और यहाँ भी क्रेडिट हो रहा है, ऑटोमोबाइल ओल्ड क्रेडिट 30,000 से। अब देखिए ये वाली वैल्यूज 21 और $1,000, ये मैंने आपको अभी समझाया है कि ये कैलकुलेट कैसे की जाएंगी। दोबारा इसको समझा देते हैं जी। कैश चूंकि पे करना है, तो कैश चूंकि पे करना है तो कैश का पे होना कैश को डिक्रीज करेगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और गेन इक्विटी को इंक्रीज करते हैं, इसलिए ये वाला आपके यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो पहले मैंने कहा कि आपको रीजन समझा दूं कि इसकी ये क्यों डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं। अब आपका डेबिट भी 52,000 है और आपके पास क्रेडिट भी 52,000 है। अब अमाउंट्स को दोबारा आपको समझाते हैं कैसे कैलकुलेट हो। आप देखिए सबसे पहले कि ये 21,000 कैसे कैलकुलेट हुआ है। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, वैसे तो पहले मैंने समझा दिया। यहाँ पे देखिए ये आपको कैलकुलेशन स्लाइड पे शो भी हो रही है। हमें कितना कह लीजिए कि वर्थ का एसेट मिल रहा है, हमें 40,000 की वर्थ का एसेट मिल रहा है न्यू, ये देखिए 40,000। और हमारा पुराना एसेट कितने में कंसिडर हो रहा है 19 में। तो 40 माइनस 19 रिमेनिंग आपको 21,000 कैश में पे करना था। ये 21,000 की कैलकुलेशन ऐसे हुई है। नेक्स्ट देखिए जी कि ये हमारे पास जो गेन की अमाउंट है ये 1000 कैसे कैलकुलेट हुआ है। बहुत ही सिंपल है कि आपने देखना है ट्रेड इन अलाउंस आपको कितना मिला है 19,000 और आपके एसेट की बुक वैल्यू कितनी थी, वो थी 18,000। ये 18 कैसे कैलकुलेट हुआ है 30 माइनस 12। तो 30 में से 12 माइनस करते हैं, यहाँ आंसर आता है 18। तो 19 में से 18 माइनस किया, 19 आपको ट्रेड इन अलाउंस मिलता है, 18 उसकी बुक वैल्यू है। तो डेफिनेटली आपको अलाउंस ज्यादा मिल रहा है, तो गेन आपके पास $1,000 आ रहा है, तो ये गेन आपके पास यहाँ पर क्रेडिट हो गया। तो होप सो ये आपको समझ आ चुका होगा जी। तो हमने प्लांट एसेट के रिलेटेड जो न्यू केसेस अभी तक डिस्कस किए, वो डेप्रिसिएशन के रेट्स क्या हो सकते हैं, रिवाइज कैसे हो सकते हैं, मेथड कैसे रिवाइज हो सकता है,
या अगर सेल करना अपने एसेट को तो वो कैसे कर सकते हैं, एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं अपने प्लांट एसेट्स को। और उससे पहले हमने डिफरेंट डेप्रिसिएशन के मेथड्स के अंडर अमाउंट्स जो थी डेप्रिसिएशन की कैसे कैलकुलेट की जाती है ये सीखा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके रेलेवेंट जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ हमने जो क्वेश्चन बेसिकली पिक किए हैं ये वो क्वेश्चन है जो कि आपकी कह लीजिए कि बुक के एक्सचेंज के, सेल के, डिस्पोज ऑफ के तमाम क्वेश्चंस को कवर करता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।